हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के टॉपिक में डिस्कशन करेंगे असेसमेंट प्रोसीडिंग्स। जैसे पिछले क्लास में हम डिस्कशन करा था फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है असेसमेंट प्रोसीडिंग्स, जो क्या करती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने एंड पे करती है। अगर असेसी ने क्या करा है, अगर किसी असेसी ने क्या करा है कि अगर उसने इनकम टैक्स रिटर्न अगर फाइल नहीं किया, या तो विद इन ड्यू डेट या तो बिलेटेड रिटर्न अगर फाइल नहीं किया है, इस केस में असेसिंग ऑफिसर को या इनकम टैक्स ऑफिसर को पावर है कि वो क्या असेसी को नोटिस इशू करे। किस सेक्शन में? अंडर सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 में नोटिस इशू करेगा और डायरेक्शन देगा कि प्लीज फर्निश द इनकम टैक्स रिटर्न। इसको डिस्कस करते हैं। इफ assessee has not filed income tax return within time limit under section 143(9) or 139 subsection 1, the AO or any authority not below the rank of ITO, मतलब ITO से नीचे का रैंक नहीं होना चाहिए, वो क्या करेगा, असेसी को नोटिस सर्व करेगा और बोलेगा कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए। अब अगला सेक्शन आता है सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 क्लोज 2। इसमें क्या बात करता है कि अगर एसएससी असेसिंग ऑफिसर को पावर है कि एसएससी को नोटिस इशू करे और उसको बोले कि क्या कि अगर आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट हमारे सामने प्रोड्यूस कीजिए मैक्सिमम 3 ईयर प्रायर टू द प्रीवियस ईयर। मगर इस साल अगर ये फाइनेंशियल ईयर हमारा चल रहा है 23-24 फाइनेंशियल ईयर हमारा चल रहा है 23-24, तो ये इससे पिछले 3 साल इस साल मतलब ये कब तक किस साल का बोल सकता है, ये आपका बोलेगा इससे पिछले 3 साल का बोलेगा, ये प्रायर टू द 3 ईयर आउट ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। ये 3 साल का बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने सामने मान सकता है प्रोड्यूस करने के लिए। अब उसके बाद क्या होता है कि एसएससी ने अगर एसएससी ने क्या करा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइल तो कर दिया असेसिंग ऑफिसर के सामने। उसके बाद उसने क्या करा, अगर एसेट्स और लायबिलिटी की डिटेल नहीं दी किसको, असेसिंग ऑफिसर को, तो उस केस में क्या कर सकता है असेसिंग ऑफिसर, क्या करेगा, प्रायर अप्रूवल ऑफ ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर से अप्रूवल लेने के बाद एसएससी को डायरेक्शन दे सकता है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन है, हमें जो फिक्स एसेट्स एंड लायबिलिटी का हमें डिटेल दीजिए। वो कब कर सकता है ऐसा? प्रायर टू द अप्रूवल ऑफ ज्वाइंट कमिश्नर रिक्वायर्ड इफ इंफॉर्मेशन डिमांडेड इज रिलेटेड टू द एसेट्स एंड लायबिलिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो एसएससी ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे बात करी थी, अगर उसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट्स और लायबिलिटी की डिटेल नहीं है तो क्या करेगा, प्रायर अप्रूवल ऑफ ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर से अप्रूवल लेने के बाद क्या कर सकता है, एसएससी को डायरेक्शन दे सकता है कि वो एसेट्स और लायबिलिटी की डिटेल प्रोड्यूस करे किसके सामने, असेसिंग ऑफिसर के सामने। अब सेक्शन आता है सेक्शन 142 सबसेक्शन 2A। ये बात करता है स्पेशल ऑडिट की। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग्स, अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि जो एसएससी का अकाउंट्स है वो बहुत कम्प्लेक्स है या वॉल्यूम ऑफ डेटा बहुत अधिक है, मतलब करेक्टनेस ऑफ अकाउंट्स का उसको डाउट है असेसिंग ऑफिसर को, या मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स हैं, क्या क्या है, अगर असेसिंग ऑफिसर को क्या लगता है यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर को कि अगर अकाउंट में कॉम्प्लेक्सिटी इन अकाउंट्स है या वॉल्यूम बहुत अधिक है अकाउंट्स का, अगर उसको जो अकाउंट्स में जो एंट्री डली है उसके करेक्टनेस पे उसको डाउट हो, किसको, असेसिंग ऑफिसर को, या मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन हो, इस केस में क्या कर सकता है, और इस केस में क्या कर सकता है असेसिंग ऑफिसर अपने बुक्स ऑफ एसएससी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का स्पेशल ऑडिट करवा सकता है। स्पेशल ऑडिट किस सेक्शन में होगा, अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन 2A में। अभी पीछे हमने खुद 3-4 ऑडिट कंडक्ट करी थी इस पे, स्पेशल ऑडिट पे, कुछ क्लाइंट्स के, कुछ दिल्ली में और कुछ दिल्ली से बाहर।
तो काफ़ी अच्छा होता है ये यार। इसमें क्या प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होता है, असेसिंग ऑफिसर को पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ट्रांजेक्शन वो नहीं दे सकते, वो सेगमेंट वाइज देते हैं डायरेक्शन। कि सेगमेंट वाइज डायरेक्शन देते हैं क्या कि आपको सेल्स चेक करने हैं, परचेज चेक करने हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ क्या चेक करने हैं, मतलब ये जो भी चेक करने हैं इनको, या किसी पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन के बारे में वो आपको डायरेक्शन दे सकते हैं कि इसको चेक करिए, किस रिस्पेक्ट में करना है। और बाद में एक और ये डायरेक्शन को टर्म ऑफ रेफरेंस बोलते हैं हम, शॉर्ट टर्म इसको बोलते हैं TOR, टर्म ऑफ रेफरेंस बोलते हैं इसको, जो डायरेक्शन दिया जाता है असेसिंग ऑफिसर के द्वारा ऑडिटर को। और टर्म ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, ऑडिट करना होता है और रिपोर्ट फाइल करनी होती है, किसको, एसएससी को। और एसएससी क्या करेगा, उस रिपोर्ट को असेसिंग ऑफिसर को फर्निश करेगा। जो टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट 180 दिन की होती है मैक्सिमम, और मतलब वो डिपेंड करता है कि मतलब हमें मैक्सिमम 180 दिन जो है रिपोर्ट सबमिट करनी है, और डिपेंड अपॉन असेसिंग ऑफिसर की कि कब तक वो हमें एक्सटेंड करता है, डिपेंड अपॉन दो कि मतलब वॉल्यूमनेस ऑफ अकाउंट्स और हमारा नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन किस टाइप का है, उसमें कितने टाइम लगते हैं। सबसे बड़ी बात जो स्पेशल ऑडिट है वो क्या करता है कि जो बड़ी CA फर्म में होती हैं, बड़ी CA फर्म जो होती है, जो दिल्ली का मैं क्राइटेरिया बताता हूँ, जो इम्पेनमेंट होने का लगभग 5 सालों में आपका टर्नओवर जो CA फर्म का मतलब 1 करोड़ से ऊपर का रहना चाहिए। मतलब कुछ कंपनी जैसे 100 करोड़ की कंपनी का आपका टर्नओवर, मतलब टर्नओवर की कंपनी का आपने अगर ऑडिट करा हो, इस टाइप के कुछ क्राइटेरिया है जो मतलब 90% जो CA फर्म है यहाँ पे इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाती और 10% ही कर पाती है। तो कुल कहने का मतलब ये है कि जो स्पेशल ऑडिट जो है बड़ी CA फर्मों को मिलती है, ना कि छोटी फर्मों को नहीं मिलती हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर, जैसे हमने बात करा यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अकाउंट्स की, वॉल्यूमनेस ऑफ अकाउंट्स का, डाउट ऑफ करेक्टनेस ऑफ अकाउंट्स, मल्टीसिबिलिटी ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करते हैं यहाँ पे। असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, अगर इनको इन चीज़ में डाउट हो, ठीक है, उसके बाद क्या करेगा ये, प्रायर अप्रूवल ऑफ कमिश्नर, जो हाँ डायरेक्शन देगा, डायरेक्शन किसके लिए, स्पेशल ऑडिट के लिए, उसमें क्या होगा, प्रायर अप्रूवल किसका चाहिए, या तो कमिश्नर का चाहिए, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, या चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का हमें असेसिंग ऑफिसर को क्या अप्रूवल चाहिए। अप्रूवल लेने के बाद ही वो क्या करेगा, एसएससी का बुक्स ऑफ अकाउंट को स्पेशल ऑडिट करवाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसे मैंने अभी बात करते हैं इम्पैनलमेंट की बात करी थी, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे वही बात करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द ऑडिट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड बाय CA नॉमिनेटेड बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, एंड रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर शेल बी पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर हमें क्या होता है, घंटे के हिसाब से, मतलब पर आवर के हिसाब से हमें रेम्यूनरेशन मिलता है। जो मेरा प्रैक्टिकल मैंने जो किया उसकी बात कर रहा हूँ मैं। रेम्यूनरेशन क्या होता है, 3500 रुपये पर आवर से लेके एक CA का कब कहाँ तक होता है, 7,500 रुपये पर आवर तक होता है। इसके बीच में कोई अमाउंट पर आवर के बेसिस पे एक ऑडिटर को, स्पेशल ऑडिटर को पर CA, यहाँ पर क्या रेट है, पर CA वाली रेट है ये, पर CA पर आवर, ये रेट होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। ये रेट है कि पर CA जितना टाइम लगेगा पर मतलब आपको एक अटेंडेंस सीट बनती है, अटेंडेंस सीट आपके एसएससी के मतलब प्राइमेसिस पे वो होता है, आप मेंटेन करना होता है, और अटेंडेंस सीट में नंबर और वो अप्रूव करके, जो अप्रूव करते हैं वहाँ के कंसर्न ऑफिसर जो होते हैं एसएससी कंपनी के, और आपको वो सबमिट करना होगा ईओ को, असेसिंग ऑफिसर को। तो इस जो फीस जो है इसकी कौन पे करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है। पहले एक वो क्या होता था, ये पर इसकी फीस खुद एसएससी करती थी। तो ये बहुत, अगर किसी एसएससी का माली हालत है और मतलब इस टाइप पे बहुत दिक्कत होती थी, तो बाद में इन्होंने एक्ट को चेंज करा और यहाँ पे क्या करा कि जो भी स्पेशल ऑडिटर के रेम्यूनरेशन वो कौन पे करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी। दूसरी बात आती है क्या है कि डायरेक्शन, अगर हमारा टैक्स ऑडिट हो रखा हो, अगर एसएससी का क्या हो रखा हो, टैक्स ऑडिट हो रखा हो अंडर सेक्शन 44AB में या किसी अदर लॉज में, तो भी उसको अगर असेसिंग ऑफिसर का डायरेक्शन है स्पेशल ऑडिट करवाना, तो ये मैंडेटरी है स्पेशल ऑडिट करवाना। यहाँ पर वही बोल रहा है, डायरेक्शन कैन बी गिवन इवन इफ अकाउंट्स ऑलरेडी ऑडिटेड अंडर सेक्शन 144AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट और एनी अदर लॉज। अगर दूसरे और लॉ में या टैक्स ऑडिट हो रखा है तब पर भी स्पेशल ऑडिट का डायरेक्शन हो चुका है तो स्पेशल ऑडिट होगा। अब क्या करता है असेसिंग ऑफिसर, क्या करेगा कि मतलब
डायरेक्शन देने से पहले एसएससी को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि भाई तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक कम्प्लेक्सिटी है या वॉल्यूमनेस अधिक है या ट्रांजैक्शन डाउटफुल है, तो क्यों ना हम इसका क्या करें, बुक्स डायरेक्शन दें कि स्पेशल ऑडिट के लिए। किसको देता है, असेसिंग ऑफिसर को, असेसिंग ऑफिसर को नहीं सॉरी, एसएससी को बोलता है, डायरेक्शन देता है कि तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट क्यों ना करा जाए। एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मस्ट बी गिवन बिफोर द डायरेक्टिंग द स्पेशल ऑडिट। एक अपॉर्चुनिटी जो नेचुरल जस्टिस ऑफ लॉ की बात होता है होती है यहाँ पर, कि मतलब डायरेक्शन देने से पहले क्या होता है, वो उसको असेसिंग ऑफिसर को, असेसिंग ऑफिसर क्या करता है, एसएससी को एक अपॉर्चुनिटी देगा कि भाई बोलेगा कि हम तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इस मतलब या तो वॉल्यूमनेस की बात करेगा, या तो कम्प्लेक्सिटी की बात करेगा, या तो डाउटफुल की बात करेगा, या तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की बात करेगा कि हमें डाउट है, तो क्यों ना तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करवा दिया जाए। जैसा मैंने अभी बताया था कि स्पेशल ऑडिट क्या करता होता है, मैक्सिमम 180 दिन में हमें रिपोर्ट देने होते हैं, 180 डेज में हमें रिपोर्ट किसको देना होता है, किसको, एसएससी को, जिसका स्पेशल ऑडिट हमने करा है, ठीक है, एज ए सीए। अब उसके बाद क्या होता है, एसएससी क्या करेगा, इस रिपोर्ट को क्या करेगा, ईओ को सबमिट करेगा। मतलब डायरेक्शन क्या, मतलब डायरेक्शन किसको दिया गया है, एसएससी को दिया गया है कि आप इस चार्टर अकाउंटेंट फॉर्म से जो इम्पैनलमेंट है इनकम टैक्स के ऑफिस में, आप इस सीए से अपने बुक्स अकाउंट्स को ऑडिट करवाइए। और सीए भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देगी, रेम्यूनरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, बस बुक्स ऑफ अकाउंट किसको ऑडिट करवाना है, एसएससी करवाना है। और रिपोर्ट कब तक सबमिट करना है, विद इन 180 डेज, ठीक है। अब इसकी बात यहाँ पर करता है, स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट हैज टू बी सबमिटेड विद इन टाइम अलाउड बाय एओ which can be extended, maximum time must not exceed 180 days, ठीक है। यहाँ पर जो टाइम लिमिट है वो एओ के द्वारा मतलब जो भी सबमिट किया जाएगा, बट वो एक्सटेंडेड टाइम कितना होगा, 180 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बात करी थी अभी कि स्पेशल ऑडिट कैन बी डायरेक्टेड फॉर द पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ अकाउंट्स और सेल परचेज एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। जैसे मैंने बात करा था अभी कि एओ क्या करेगा, इस पे टर्म ऑफ रेफरेंस इशू करते हैं नोटिस के साथ, नोटिस के साथ क्या होता है, टर्म ऑफ रेफरेंस यूज करते हैं जिसको हम टीआर बोलते हैं शॉर्ट में। उसी के बेस पे टीआर 1 2 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। बाद में यहाँ पे बोला जाता है, बोलते हैं कि आप इसको चेक करिए, सेल को चेक करिए, परचेज को चेक करिए, या किसी मल्टीप्लिसिटी ट्रांजेक्शन की बात है, या करेक्टनेस की बात है, या जेन्युइननेस की बात है, आप इसको इस सारे ट्रांजेक्शन को बात कर चेक करिए। बाद में एक ओपन हैंड दिया जाता है कि अब यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है कि 5 एक्सपेंसेस को या 5 खर्चों को या जो भी है, आप इस 5 सेगमेंट को चेक करिए बुक्स ऑफ अकाउंट में। अब इशू क्या है कि हमें असेसमेंट के मतलब ऑडिट के दौरान क्या होता है कि कोई छठा सातवां आठवां इशू मिलता है, जो क्या है, जो जहाँ टैक्स रिवीजन की पॉसिबिलिटी है, जहाँ लगता है कि टैक्स रिवीजन हुआ है, तो ईओ ने क्या यहाँ पर, तो जो ऑडिटर गया यहाँ स्पेशल ऑडिटर, उसका हाथ बंद गया। हाथ का क्यों बंद गया, ईओ अगर एसएससी बोलेगा जी, अगर एसएससी बोलेगा आपको 5 सेगमेंट दिया गया है तो 5 को ही चेक करिए, जो छठा है आपकी टर्म ऑफ रेफरेंस में है ही नहीं, तो मैं इसका डिटेल आपको दूंगा ही नहीं, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वो अपने फेवर में बात कर सकते हैं। तो छठा ये लोग क्या करते हैं, डिपार्टमेंट असेसिंग ऑफिसर क्या करता है, लास्ट में एक बोल दे सकता है कि अगर एसएससी मतलब ऑडिट के दौरान अगर ऑडिटर को लगता है कि कुछ और एक्सपेंसेस या ट्रांजैक्शन है जहां पे रेवेन्यू लीकेज या टैक्स रिवीजन की पॉसिबिलिटी है, उसको भी चेक कर सकता है। तो यहाँ पर इस टाइप का एक क्लोज दे के वो क्या कर सकता है, करता है ईओ को, नहीं ऑडिटर को, स्पेशल ऑडिटर को एक खुला हाथ दे देता है कि भाई तुम कुछ और भी आए तुम्हारे सामने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्पेशल ऑडिट प्रोसीडिंग, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। ये सब चीज़ें मैंने की हुई है, इसलिए मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी तो यहाँ पे क्या है, वही बात करता है, स्पेशल ऑडिट कैन बी डायरेक्टेड फॉर द पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ अकाउंट्स दैट इज सेल परचेज एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। इसकी बात टर्म ऑफ रेफरेंस में ये करता है। आगे बात क्या करता है, अगर एसएससी ने क्या करा कि बोला जी मैं जाओ जो स्पेशल डायरेक्शन है स्पेशल ऑडिट का, मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करता हूँ, ऑडिट करवाता ही नहीं हूँ। अब ऑडिट करवाने का मतलब क्या है कि जो स्पेशल ऑडिटर का जो रिपोर्ट होगा, जो उसकी फाइंडिंग होगी, वो उसका एडिशन होगा किस पे, इनकम पे। ये नोट करने वाली बात क्या है कि जो स्पेशल ऑडिटर का जो फाइंडिंग होगा वो अगर अपने रिपोर्ट में सबमिट दे देता है, तो क्या होता है, वो एडिशन होगा, एडिशन टू द इनकम ऑफ द एसएससी।
तो यहाँ पर एक सिचुएशन बनती है कि एसएससी मना कर दे, जी जाओ जाओ, मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाता ही नहीं है, तुमको जो करना है कर लो। तो यहाँ पर डायरेक्शन एओ को पावर क्या है कि वो पेनल्टी कहाँ लगा सकता है, पेनल्टी लगाएगा अंडर सेक्शन 272A सब सेक्शन 1 में एक पेनल्टी लगाएगा, कितना, 10,000 रुपये तक। हालांकि आज के डेट में 10,000 रुपये पेनल्टी बहुत कम है। और दूसरा क्या है कि वो बेस जजमेंट क्या होता है, एक्सपार्टे ऑर्डर पास करेगा। एक्सपार्टे ऑर्डर मीन्स जो मटेरियल अवेलेबल है ईओ के सामने, जो मटेरियल अवेलेबल है ईओ के सामने, उस मटेरियल के बेस पे वो क्या करेगा, एक्सपार्टे ऑर्डर पास करेगा। तो बेस जजमेंट वो क्या होता है, हमेशा रेवेन्यू के फेवर में होता है, हमेशा रेवेन्यू के फेवर में होता है। इसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, कोई भी मना नहीं करता स्पेशल ऑडिट के लिए, बशर्ते अगर स्पेशल डायरेक्शन दिया गया है, अगर शो काउज नोटिस हुआ, शो काउज नोटिस के रिप्लाई से अगर अगर क्या है ये वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो क्या करेगा, डायरेक्शन देगा स्पेशल ऑडिट के लिए। अगर स्पेशल ऑडिट रुकवाने का एक होता क्या है, लोग मतलब जो प्रैक्टिस करते हैं, क्या करते हैं, ये हाई कोर्ट में इसकी इस डायरेक्शन के अगेंस्ट हाई कोर्ट में रिट फाइल कर देते हैं, रिट पिटीशन फाइल करते हैं। तो हाई कोर्ट मैक्सिमम केसेस में क्या करता है, मतलब डायरेक्शन तो उसके फेवर में करता नहीं, मतलब कभी भी ये नहीं बोलता हाई कोर्ट कि आप स्पेशल ऑडिट नहीं करिए, क्योंकि यहाँ पर हाथ बन जाएगा, इस टाइप का ऑर्डर दें तो रेवेन्यू के लिए बहुत खतरा है ये। तो कुछ हद तक दोनों की बातें सुनता है, और वो या तो डायरेक्शन देता है, हाई कोर्ट कुछ केसेस में डायरेक्शन देते हैं कि जो आप जिस डाउट पे आप दोबारा वेरीफाई कीजिए, अगर आप इसके रिप्लाई या डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप दोबारा इसको क्या कर सकते हैं, या तो डायरेक्शन स्पेशल ऑडिट के लिए दे सकते हैं। दूसरा सिचुएशन ये होता है कि मतलब हाई कोर्ट क्या करेंगे, उसका एसएससी के बात को, दोनों के बात को सुन के मतलब रेवेन्यू के फेवर में डायरेक्शन देते हैं कि आप स्पेशल ऑडिट, आप डायरेक्शन देते हैं किसको, एसएससी को, कि आप स्पेशल ऑडिट करवाइए। ये तो कहानी होती है स्पेशल ऑडिट की, काफ़ी अच्छा होता है, एक्सपीरियंस है, तो मतलब तीन चार असाइनमेंट में मैंने काम करा है, 3 ऑडिट करी है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और दूसरा आता है क्या है, वैल्यूएशन। अब सेक्शन मैंने बात करी थी 142(2)A में स्पेशल ऑडिट की। अब उसके बाद आती है वैल्यूएशन की बात आती है कि एओ को टारगेट पावर क्या है कि वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर सकता है आपकी केसेस को। वैल्यूएशन किसका होगा, एसेट्स का होगा, प्रॉपर्टी का होगा और इन्वेस्टमेंट का, 3 चीज का। अगर असिस्टेंट ऑफिसर को उसके वैल्यूएशन पे डाउट है कि मान लो किसी प्रॉपर्टी को हमने सेल कर दी, सेल करने के बाद या किसी एसेट को मैंने सेल कर दिया, अब प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी की जिसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू बहुत कम है, या स्टाम्प वैल्यू ये आज के डेट में बहुत पहले अपडेट किया हुआ था, कम है, तो ये वो अगर डाउट हो तो वो प्रॉपर्टी का या एसेट्स का या इन्वेस्टमेंट का कर सकता है, वैल्यूएशन करवा सकता है। कि द असेसिंग ऑफिसर में for the purpose of assessment make a reference to valuation officer to estimate the value including fair market value of the any assets property or investment। अब असेसिंग ऑफिसर वैल्यूएशन किस बेसिस पे करेगा, अब उसको समझते हैं। तो वैल्यूएशन ऑफिसर शेल एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द एसेट्स आफ्टर कंसीडरिंग द एविडेंसेस ऑफ द एसएससी मे बी प्रोड्यूस या गैदर्ड बाय वैल्यूएशन ऑफिसर। अब वैल्यूएशन ऑफिसर क्या वैल्यूएशन प्रॉपर्टी की कैसे करेगी, या इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन कैसे करेगी, या एसेट्स की जो डायरेक्शन दिया गया है असेसिंग ऑफिसर के द्वारा, तो उसका वैल्यूएशन कैसे करेगा, या तो एसएससी से उसका डिटेल मांगेगा, एविडेंस मांगेगा और डिटेल मांगेगा, या क्या करता है, या ये तो एसएससी वाले पार्ट पे हो गया, या असेसिंग ऑफिसर क्या वैल्यूएशन ऑफिसर क्या कर सकता है, मार्केट से, ओपन मार्केट से वैल्यूएशन क्या करता है, इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता है, और उसके बेस पे क्या कर सकेगा, उसका एसेट्स का क्या करेगा, एस्टिमेट कर सकता है ये। अब वैल्यूएशन ऑफिसर को क्या है कि 6 महीने के अंदर इसको भी रिपोर्ट देनी होती है, किसको, असेसिंग ऑफिसर को। वैल्यूएशन ऑफिसर सेंड अ कॉपी ऑफ रिपोर्ट टू द असेसिंग ऑफिसर एंड एसएससी विद इन 6 मंथ, इंपॉर्टेंट यहाँ बात क्या है, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच सच रेफरेंस वाज मेड बाय द असेसिंग ऑफिसर टू वैल्यूएशन ऑफिसर। अब यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफिसर क्या करा है, असेसिंग ऑफिसर ने किसको डायरेक्शन दिया, रेफरेंस किसको दिया, डायरेक्शन तो नहीं दे सकता, सुंदर पर डायरेक्शन नहीं होता है, और रेफरेंस देगा, डायरेक्शन नहीं दे सकता, यहाँ पर रेफरेंस दे सकता है कि आप इसका वैल्यूएशन कीजिए, क्यों सेम लेवल पे डायरेक्शन नहीं दे सकते। तो जिस महीने में, सपोज ये अप्रैल क्या हो रहा है, अप्रैल 23 चल रहा है, तो अप्रैल 2023 चल रहा है, सपोज आज की डेट पे, आज डेट क्या हो गई 11/4/2023 के दिन आपको क्या दिया है, रेफरेंस दिया वैल्यूएशन ऑफिसर को कि आप इसका वैल्यूएशन कीजिए।
तो वैल्यूएशन ऑफिसर क्या करेगा, 6 महीने कहाँ से काउंट करेगा, अप्रैल मई से। मई हो गया, मई 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 जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, मतलब 31 अक्टूबर तक, 6 महीने कब होता है मेरा, 31 अक्टूबर तक असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, इसका रिपोर्ट देगा। किसको, असेसिंग ऑफिसर को, और किसको, एसएससी को। कब से, विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच सच रेफरेंस वाज मेड बाय एओ टू द वैल्यूएशन ऑफिसर। ठीक है, असिस्टेंट ऑफिसर में कंसीडर सच रिपोर्ट आफ्टर। अब असिस्टेंट ऑफिसर क्या करेगा, वैल्यूएशन रिपोर्ट मिलने के बाद क्या करेगा, एओ ऑर्डर पास करेगा। ऑर्डर पास करने का जब करते टाइम इसको क्या करना पड़ेगा, इसको वो क्या करेगा, उसका रिपोर्ट को कंसीडर करेगा अपने ऑर्डर पे, और एसएससी को एक मतलब रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा। एसएससी को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि भाई इस जो वैल्यूएशन ऑफिसर का जो रिपोर्ट है इसके बेस पे एडिशन क्यों ना कर दिया जाए। इस टाइप का एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, किसको, एसएससी को। अब इसमें एक कुछ नया सेक्शन बोल सकते हैं, 2020 में इंसर्ट हुआ था फाइनेंस एक्ट 2020 में, सेक्शन 142B में, फेसलेस इंक्वायरी और वैल्यूएशन। जैसा हम जानते हैं कि फेसलेस असेसमेंट हो रहा है आजकल सर्च वाले केस में, मतलब जो सर्च वाले केस। एज पर स्कीम नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट मेकिंग एन इंक्वायरी बिफोर assessment under section 142(2) of income tax act, directing the assessee to get his books of accounts audited under section 142(2)(a) of the income tax act, or estimating the value of any assets, property or investment by valuation officer under section 142(a) of the income tax act shall be in the faceless manner or through automated allocation in accordance with the section 144B with reference to making faceless assessment of total income or loss of the assessee। अब क्या करेगा, इंक्वायरी इशू कर सकता है। क्या कर सकता है इसमें, इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट होने के पहले, या तो डायरेक्शन दे सकता है कि आप स्पेशल ऑडिट करवाइए, या तो क्या कर सकता है, वैल्यूएशन करवाइए। ठीक है, वो फेसलेस मैनर पे होगा कि कौन क्या कर रहा है हमें नहीं पता। और जो ये फेसलेस की बात करती है, सारा कहानी जो होगी फेसलेस पे होगी। अब क्या करेगा, नोटिस इशू करेगा, इंक्वायरी करेगा बिफोर द असेसमेंट, इंक्वायरी कर सकते हैं ये लोग। ये को डायरेक्शन, एसएससी को डायरेक्शन दे सकता है कि अपना बुक्स मतलब डाउट हो तो स्पेशल ऑडिट करवाइए, या वैल्यूएशन करवा सकता है फेसलेस मैनर पे। अब बात उसके बाद आती है सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 की, प्रोसेसिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। जैसा हमने पिछले क्लास में बात करा था कि हम क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हैं, रिटर्न ऑफ इनकम हम फाइल करते हैं। ठीक है, 139(1) में या सेक्शन 139(4) में, 139 सबसेक्शन 1 में क्या होता है, मतलब ड्यू डेट, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट की बात करती है। सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 में किसकी बात करते हैं, बिलेटेड रिटर्न की बात करते हैं हम यहाँ पे। इस सेक्शन में रिटर्न फाइल करने के बाद हमारा क्या होता है, सीपीसी सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर बेंगलोर क्या करता है, हमारे सिस्टम को, हमारे रिटर्न को क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद वो कुछ एरर जो है वो कुछ एरर आ सकती हैं। एरर क्या हो सकता है, अर्थमेटिकल एरर इन द रिटर्न, अर्थमेटिकल रिटर्न एरर हो सकता है, वो उसको ठीक करेगा प्रोसेस के टाइम पे। इनकरेक्ट क्लेम, जो हमने रिटर्न ऑफ इनकम में हो सकता है कोई इनकरेक्ट क्लेम करा हो, वो भी पॉसिबिलिटी है, उसको ठीक कर सकता है। डिसअलाउंस ऑफ लॉस क्लेम इफ रिटर्न of return file late of the year in which such losses were incurred। सपोज हमें क्या होता है, अगर लॉस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड करने के लिए क्या होता है, लॉस को हमें रिटर्न विद इन द ड्यू डेट फाइल करना होता है, जैसा हमने पिछले क्लास में डिस्कशन करा था। एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और अनजर्व्ड डिप्रिसिएशन। सपोज हमने लेट रिटर्न फाइल कर दी, सपोज हमने लेट रिटर्न फाइल कर दी और इस साल में, मतलब पिछले साल से इस साल में लॉस को हमने क्या कर दिया, कैरी फॉरवर्ड कर लिया, कैरी फॉरवर्ड कर लिया इस साल में, करंट असेसमेंट ईयर में, और उसको हम, उस लॉस को हम क्लेम कर लिए। मतलब उस लॉस को एज पर द, अब उस लॉस को हम क्लेम कर ही नहीं सकते हैं, उस लॉस को हम क्लेम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पिछला जो रिटर्न जिस साल लॉस हुआ था उस साल का रिटर्न हमने लेट
फाइल किया था, बिलेटेड रिटर्न था हमारा, इसलिए ये लॉस हमें इस साल पे अलाउ नहीं होगा, पिछले साल का लॉस हमें इस साल अलाउ नहीं होगा। तो वही बात बोलता है कि डिसअलाउंस ऑफ लॉस क्लेम्ड इफ रिटर्न फाइल लेट ऑफ द ईयर इन विच लॉस वाज इनकर्ड। जिस साल हमें लॉस हुआ था उस साल का रिटर्न हम लेट फाइल किया था, अगर वो हम लॉस इस साल क्लेम कर रहे हैं तो हमें अलाउ नहीं होगा। प्रोसेसिंग में क्या करेंगे, अर्थमेटिकल एरर देखेंगे या इनकरेक्ट क्लेम जो हमने करा है, जो अपरेंट फ्रॉम रिटर्न है वो भी ठीक होगा। डिसअलाउंस ऑफ लॉस जो हमने पिछले साल का रिटर्न अगर लेट फाइल करा था, अगर उस साल का लॉस हम इस बार क्लेम कर रहे हैं तो अभी हमें अलाउ नहीं होगा। इस टाइप के एरर क्या होता है 143 सबसेक्शन 1 में वो रेक्टिफाई करते हैं, रेक्टिफाई नहीं करते उसको प्रोसेस करते हैं, और ये सब एरर हटाने के बाद जो हमारा जो एक्चुअल इनकम होगा वो उस पर टैक्स वो खुद ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है। ये उसके बाद क्या होता है, डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर और इंक्रीज इन इनकम इंडिकेटेड इन टैक्स ऑडिट बट नॉट कंसिडर्ड रिटर्न। अब क्या होता है, टैक्स ऑडिट भी आजकल क्या होता है ऑनलाइन जा रहा है। सपोज 143B में सेक्शन 143B में क्या करा है, जो ड्यू इस पेमेंट बेसिस पे इस खर्चे अलाउ होते हैं कहाँ पे, जो टैक्स है, इंटरेस्ट है, ESI का या PF का जो खर्चे हैं वो क्या होते हैं, ESI PF अब हट चुका है, जो टैक्स है, इंटरेस्ट है, वो क्या होता है हमें लिव इन कैशमेंट है, हमें पेमेंट बेसिस पे, बोनस है, ये 43B में हमें पेमेंट बेसिस पे अलाउ होता है, ना कि एक्रूअल बेसिस पे, अगर टैक्स ऑडिट पे। अगर इस इनकम को अगर एसएससी ने क्या करा है, अगर रिटर्न फाइल करने से पहले अगर पेमेंट नहीं करा, रिटर्न फाइल कब होगा, सितंबर में होगा, अक्टूबर में होगा, 31 अक्टूबर तक हमने रिटर्न फाइल करना होता है। तो ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ये सारे खर्चे अगर हमने जिस साल का हुआ है इनकर्ड, सपोज हम असेसमेंट ईयर 23-24 की बात करूं मैं यहाँ पे, असेसमेंट ईयर 23-24 की बात करूं तो हमारा रिटर्न कब तक जाएगा, ये 31/10/2023 को हमारा रिटर्न फाइल होगा। तब हम अगर किस साल जो जिस मतलब फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया, ये फाइनेंशियल हो गया 2022-23। अगर हमने क्या करा है 22-23 में जो खर्चे हमने किए, मतलब जो हमारा बोनस हो गया, टैक्सेस हो गए, टैक्सेस अदर देन इनकम टैक्स यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर इंटरेस्ट हो गया या लिव इनकेसमेंट हो गया। लिव इनकेसमेंट अगर हमने इन खर्चों का अगर पेमेंट रिटर्न फाइल करने से पहले अगर पेमेंट कर दिया है, मतलब 31 तारीख को अगर हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अगर इस डेट को हमने क्या करा है, अगर डेट को हमने रिटर्न फाइल करा है, रिटर्न फाइल करने से पहले अगर हमने ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो हमें अलाउ होगा। अदरवाइज ये खर्चे हमें अलाउ नहीं होंगे, मतलब एक्रूअल बेसिस पे ये खर्चे हमें अलाउ नहीं होते। सपोज जो टैक्स ऑडिटर है क्या कर रहा है, अपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में अगर एक्रूअल इसको रिपोर्ट कर रहा है कि एसएससी ने हमें पे नहीं किया है इसलिए डिसअलाउ होना चाहिए, तो एक मैच करता है जो प्रोसेस होने के टाइम पे जो हमारा टैक्स ऑडिटर का रिपोर्ट है, दोनों को मैच किया जाता है। अगर एक खर्चा हमने एक्रूअल बेसिस पे क्लेम करा है तो ऑटोमेटिकली वो डिसअलाउ हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हमारा इनकम में वो ऐड हो जाएगा। अगर दूसरी बात आती है कि कुछ खर्चे हमें क्या करते हैं, सर्टेन डिडक्शन हमें क्या होता है, हमें जो ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न हमें मिलता है, उसका डिडक्शन हमें मिलता है। जैसे 80 का खर्चा हम डिडक्शन हो गया है, IB का खर्चा हो गया, इस टाइप के कुछ खर्चे हैं हमें डिडक्शन हमें मिलते हैं। अगर हम रिटर्न ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न हमने फाइल करा है, अगर हमने रिटर्न लेट फाइल करी है, आफ्टर द ड्यू डेट करी है, तो ये सब डिडक्शन जो क्लेम करा है हमने 80IA 80B में, ये डिडक्शन हमें अलाउ नहीं होगा। वही बात बोलता है डिसअलाउंस ऑफ डिडक्शन क्लेम अंडर सेक्शन 10AA और अंडर चैप्टर 6A अंडर द हेडिंग C डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्टेन इनकम इन द लेट रिटर्न। मतलब यहाँ पे अर्थमेटिकल एरर ठीक करेगा, कोई इनकरेक्ट जो इनकरेक्ट क्लेम है जो अपरेंट हुआ है रिटर्न से, वो भी ठीक करेगा वाइल द प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न।
जो हमने पिछले साल में अगर जिस साल का लॉस हुआ है, अगर उस साल में हमने क्या करा, लेट रिटर्न फाइल करी है, और उस साल के लॉस को अगर हमने इस साल क्लेम करा है तो भी हमें अलाउ नहीं होगा। अगर असेसिंग टैक्स ऑडिटर ने क्या करा है, कुछ खर्चे को अपने टैक्स ऑडिट में रिपोर्ट में दिया है कि एक खर्चे डिसअलाउ होना चाहिए, अगर उस खर्चे को एओ ने एसएससी ने क्या करा है, अगर अपने रिटर्न ऑफ इनकम में क्लेम करा है वो भी डिसअलाउ होगा। और उसके बाद क्या होता है कि अगर एसएससी ने ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करी है और कुछ डिडक्शन क्लेम करे हैं जो अंडर चैप्टर कहाँ होता है 6A अंडर हेडिंग C में, तो डिडक्शन हमें अलाउ नहीं होंगे। अब बात क्या आती है कि बिफोर मेकिंग सच एडजस्टमेंट एन इंटीमेशन हैज टू बी गिवन टू एसएससी रिक्वायरिंग हिम टू रिस्पॉन्ड सच एडजस्टमेंट। अब क्या होता है यहाँ पर, ये तो प्री जुडिशियल, ये क्या है, ये क्या है, एसएससी के फेवर में नहीं है, मतलब एसएससी का यहाँ पर अगर इनकम इंक्रीज हो रहा है या लॉस डिक्रीज हो रहा है, अगर इनकम इंक्रीज हो रहा है या लॉस डिक्रीज हो रहा है तो क्या करेगा, ये रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा किसको, ये को एसएससी को, कि हुआ मतलब क्यों ना तुम्हारा आपका इनकम को इसमें ऐड कर दिया जाए। तब वही बात बोलता है, बिफोर मेकिंग एनी सच एडजस्टमेंट एन इंटीमेशन हैज टू बी गिवन टू एसएससी रिक्वायरिंग हिम टू रिस्पॉन्ड सच एडजस्टमेंट द रिस्पॉन्स रिसीव्ड इफ एनी हैज टू बी ड्यूली कंसिडर्ड बिफोर effecting such adjustment. However, if no response is received within 30 days of the time of such intimation, the processing shall be carried out incorporating द एडजस्टमेंट। अब यहाँ पे क्या था, नॉर्मल प्रैक्टिस में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर इंटीमेशन एडजस्ट करने से पहले हमें इंटीमेशन आता है, वो शो आउट देते हैं कि आप कुछ टाइम लिमिट देते हैं 30 डेज का, कि हमें क्यों ना मतलब 30 डेज में रिप्लाई दीजिए कि जो प्रोसेस हो रहा है रिटर्न उसमें एडजस्टमेंट बन रहा है, क्यों ना आपके इनकम से इतना एडिशन कर दिया जाए, तो हमें फाइल करना होता है। अगर सीपीसी सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर जो है, अगर हमारे रिप्लाई से सेटिस्फाई हुआ तो उसको एडिशन नहीं करेगा, अगर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो एडिशन करेगा। आफ्टर द प्रोसेसिंग इंटीमेशन शेल बी सेंट इफ देयर इज रिफंड डिमांड एडजस्टमेंट इन लॉस, ये सब भेजेगा। इंटीमेशन शेल बी इशूड विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विच रिटर्न वाज फाइल्ड। इंटीमेशन कब होगा, 9 जिस साल हमने फाइल करा है, जिस साल हमने रिटर्न फाइल करी है उसके 9 मंथ के अंदर ये इंटीमेशन हमें मिलेगा। अब बात आती है सेक्शन 143 सबसेक्शन 1D की। डिपार्टमेंट विल इशू इंटीमेशन इवन एओ ऑलरेडी इशूड स्क्रूटनी अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2। स्क्रूटनी का नोटिस हमें किस सेक्शन में आता है, सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 में इसका नोटिस आता है स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए। अगर स्क्रूटनी का नोटिस हमें मिल गया है तो उसके बाद भी ईओ क्या कर सकता है, इंटीमेशन हमें इशू कर सकता है। ये क्यों कर सकता है उसकी बात से समझते हैं कि नोटिस इसलिए इशू करना जरूरी है कि अगर हमारा सिलेक्शन हो चुका है असेसमेंट पे अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 में हमारा केस सिलेक्शन हो चुका है असेसमेंट के लिए, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि एडिशन हो मतलब जो एसएससी को टैक्स और पे करना पड़ेगा, और जो रिटर्न प्रोसेस होगा, जो रिटर्न होगा यहाँ पर टैक्स बनेगा, टैक्स किसको पे करना है, एसएससी को पे करना है। अगर जो हमने रिटर्न फाइल करा है उसमें क्या हो सकता है, हमें रिफंड आ रहा हो हमारा यहाँ पे, तो एओ को पावर है कि इस रिफंड को रोक सकता है। एओ को पावर है कि क्या इस रिफंड को वो रोक सकता है टिल द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, क्योंकि अगर उसको डाउट हो कि टैक्स रिकवरी में कोई मतलब दिक्कत आने वाली है या एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है रेवेन्यू को टैक्स रिकवरी के प्रोसीडिंग में, तो इसलिए एओ को पावर है क्या ये कि वो रिफंड को जो प्रोसेसिंग में हुआ है उसको रोक सकता है। तो यहाँ पर वही बोला है, हाउएवर टू एड्रेस द कंसर्न ऑफ द रिकवरी ऑफ द रेवेन्यू इन डाउटफुल केसेस सेक्शन 141A provides that the return furnished for the assessment year 2017-18 or thereafter where refund of any amount become due to the assessee under section 143 subsection 1 and AO is opinion that the grant of refund may एडवर्सली, यहाँ पर क्या बोलता है, एडवर्सली अफेक्ट द रिकवरी ऑफ रेवेन्यू, मतलब जो अगर असेसमेंट पास, अगर असेसमेंट हुआ, नोटिस ऑलरेडी इशू हो चुका है इस सेक्शन में, सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 में कि इस एसएससी का असेसमेंट होना है,
असेसमेंट में क्या होता है, एडिशन या डिसअलाउंसेस होते हैं। और डिसअलाउंस में क्या होता है कि डिसअलाउंस होने के बाद एडिशन टू द इनकम हो गया, डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर होगा, जिससे क्या होगा, एसएससी का इनकम बढ़ेगा। एसएससी का इनकम बढ़ेगा तो उसका क्या होगा, टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी। टैक्स लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो रिकवरी कहाँ से होना है, एसएससी करने हैं। अगर प्रोसेसिंग में अगर रिटर्न का प्रोसेस अगर हो गया है तो वहाँ अगर रिफंड है तो ईओ को पावर है कि उसको रोक दे। और वो कब रोके, जब ईओ को क्या लगता है कि वो एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है रिकवरी ऑफ रेवेन्यू, मतलब हमें एसएससी लेट से पेमेंट कर सकता है अपना टैक्स डिमांड को, तो उस केस में क्या कर सकता है ईओ, ये उस केस में क्या कर सकता है, उस डिमांड को, उस रिफंड को रोक सकता है। ही में फॉर द रीजन रिकॉर्डेड इन राइटिंग विथ प्रीवियस अप्रूवल ऑफ प्रीवियस जीआईटी और सीआईटी विथ होल्ड द रिफंड अप टू द डेट ऑफ द असेसमेंट इज मेड। वो कह सकता है सीआईटी या प्रिंसिपल सीआईटी से अप्रूवल लेने के बाद क्या कर सकता है, इसको रिफंड को रोक सकता है। अब बात करते हैं क्या, सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 नोटिस ऑफ स्क्रूटनी। जैसे मैंने बात करा असेसमेंट प्रोसीडिंग, असेसमेंट ऑर्डर मार्क के सेक्शन पास होता है अंडर सेक्शन 143(3) में। और इसी असेसमेंट को हमें स्टार्ट किस नोटिस से होगा, इस नोटिस का स्टार्ट हमें इस सेक्शन का असेसमेंट प्रोसीडिंग जो हमारा स्टार्ट होगा सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 में हमें स्क्रूटनी स्टार्ट होता है, यहाँ से नोटिस इशू होता है। इसके बाद ये उसके बाद 143(1) में नोटिस इशू करता है, डिटेल मांगता है। तो यहाँ पर ट्रिगर कब होता है, ट्रिगर कब होता है असेसमेंट, जब हमें 143 सब सेक्शन 2 का नोटिस मिलता है रेगुलर असेसमेंट में। यहाँ पे पता फॉर मेकिंग असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, द असेसिंग ऑफिसर और एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक ऑफ टैक्स ऑफिसर, मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर ही होना चाहिए, रिक्वायर्ड टू सर्व नोटिस अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 2। द नोटिस हैज टू बी सर्व्ड, द नोटिस टाइम लिमिट की बात करता है, कब तक है, विद इन 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न वॉज फाइल्ड। Notice has to be served within 3 months from the end of the financial year in which return was filed. A notice under section 143(2) can be issued after the issuing intimation 143 subsection 1। अब क्या है कि जिस साल हमने रिटर्न फाइल करा है, जिस साल हमने क्या करा है, जिस साल हमने जिस साल हमने रिटर्न फाइल करा है, यहाँ पे क्या बोला है, द नोटिस हैज टू बी सर्व विद इन 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सब रिटर्न वाज फाइल्ड। सपोज इस साल का हमारा रिटर्न कब तक जाएगा, तीन महीने पहले, जिस साल हम रिटर्न फाइल करेंगे उसके उसी फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल खत्म होने के 3 महीने पहले तक इंटीमेशन और नोटिस हमें इशू मिल जाना चाहिए। कौन सा, वो सर्व हो जाना चाहिए 143(2) का। इसको दोबारा समझते हैं, द नोटिस हैज टू बी सर्व विद इन 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न वाज फाइल्ड। जिस साल हमने रिटर्न फाइल करा है उस फाइनेंशियल एंड के 3 महीने पहले तक हमें नोटिस सर्व हो जाना चाहिए। अब क्या बोल रहा है, नोटिस ऑन सेक्शन अंडर सेक्शन 143(2) कैन बी इशूड आफ्टर इशूइंग इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1)। वो क्या हो सकता है, 143(1) इंटीमेशन के बाद भी हमें नोटिस इशू हो सकता है। अब यह नोटिस इशू हो गया कहाँ पे, अंडर सेक्शन 143(2) में। उसके बाद क्या होगा, स्क्रूटनी असेसमेंट ऑर्डर पास होगा कहाँ पे, अंडर सेक्शन 143(3) में। बेस्ड ऑन द मटेरियल and evidences furnished by SSC in response to the notices issued under section 143 subsection 2 or gathered by AO, the AO shall determine the total income or loss of SSC by way of passing an order along with determination of tax payable refundable to SSC। अब क्या करेगा AO, जो SSC ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग में क्या करेगा, AO को क्वेश्चन इशू करेगा, उस क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में AO क्या करेगा, SSC क्या करेगा, अपना सबमिशन फाइल करेगा, उसकी डिटेल फाइल करेंगे, मतलब उसके एविडेंसेस फाइल करेंगे, विल वॉचर्स फाइल करेंगे जो रिक्वायरमेंट होगी एज पर द क्वेश्चनर। उसके बाद क्या करेगा ये जो क्वेश्चन, उसके उस क्वेश्चनर के बेस पे क्या कर सकता है, ऑर्डर पास करेगा और रिफर टैक्स डिटरमिन करेगा। किस सेक्शन में, सेक्शन 1 अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 में।
अब क्या बोलता है कि एनी इंस्टीट्यूशन टू हुम एग्जाम्शन अंडर सेक्शन सेक्शन 10 सबसेक्शन 21 अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 22B अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 23A अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 23B अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन क्या हो जाएगा 23C अवेलेबल। अगर किसी इंस्टीट्यूशन को इस सेक्शन में किस सेक्शन में अंडर सेक्शन 10 21 20B 22B 23A 23B 23C में एग्जाम्शन अवेलेबल है, ईओ कैन नॉट डिसअलाउ द सच एग्जाम्शन इफ एनी कंट्रावेंशन मेड बाय सच इंस्टीट्यूशन। ईओ क्या कर सकता है ट्रस्ट के केस में या इंस्टीट्यूशन के केस में जिसको एग्जाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन है इनके द्वारा इनको बेनिफिट मिल रहा है, ये को अगर कोई भी कंट्रावेंशन ड्यूरिंग कोर्स ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग पता लगता है कि इन्होंने कंट्रावेन करा है, किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में ये उनके खर्चे को या एग्जाम्शन को डिसअलाउ नहीं कर सकता। उस केस में क्या करेगा, ये किसको इन्फॉर्म करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगा या प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगा अबाउट द सेम कि उस कंट्रावेंशन के बारे में कि एसएससी जो है या इंस्टीट्यूशन जो हैं इन्होंने अब लॉ को मतलब फॉलो नहीं करा है, उसका बेनिफिट उठा रहे हैं ये लोग। और उसके बाद क्या करेगा, ये वेट करेगा किसका, उस गवर्नमेंट अथॉरिटी का, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन का। और उसके बाद क्या करेगा, उसका नोटिफिकेशन आने के बाद या नोटिफिकेशन आने के बाद क्या कर सकता है, ये क्या कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन आने के बाद उस मतलब खर्चे को या एग्जाम्शन को डिसअलाउ कर सकता है, एग्जाम्शन को डिसअलाउ कर सकता है। वही बात यहाँ बोला है, द असेसिंग ऑफिसर कैन नॉट डिसअलाउ सच एग्जाम्शन इफ एनी कंट्रावेंशन मेड बाय द सच इंस्टीट्यूशन यू विल इन्फॉर्म द गवर्नमेंट or the prescribed authority about the same and wait for the government notification. He can disallow the exemption under section 143 subsection 1 if the government prescribed authority has rescinded the notification. अब क्या करेगा ये, उसके उनके नोटिफिकेशन आने के बाद जो नोटिफिकेशन के थ्रू इनको एग्जाम्शन मिला है उसके नोटिफिकेशन कैंसिल होने के बाद ही क्या सकता है, एग्जाम्शन उसके एग्जाम्शन को डिसअलाउ कर सकता है। Where the AO is satisfied that any institution or trust referred under section 10 subsection 23C or under section 11 has committed any specific violation as defined in section 12AB subsection 4, he shall send reference to the principal commissioner or commissioner to withdraw the approval or registration, or no order making assessment of the total income or loss shall be made by him without giving the effect of the order passed by the principal CIT or CIT. अब क्या करेगा, ट्रस्ट के केस में क्या करेगा, अगर वायलेशन हुआ है किस सेक्शन का, वायलेशन किस सेक्शन का हुआ है, अंडर सेक्शन 12AB में, अगर उस केस में क्या करेगा, यहाँ भी असेसिंग ऑफिसर को पावर नहीं है कि इसके एग्जाम्शन को डिसअलाउ कर दे। उस केस में क्या करेगा, प्रिंसिपल CIT या CIT को क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा। इन्फॉर्म करने के बाद अब अगर इनको ऑर्डर पास करने से पहले एओ क्या कर सकता है, ऐसे ऑर्डर पास नहीं कर सकता है जब तक इनके पास से रिपोर्ट नहीं आ जाती है। अगर जिनके रिपोर्ट को अपने इस पे क्या नाम अपने ऑर्डर पे इंक्लूड करके और उसके अकॉर्डिंग ही ऑर्डर पास करेगा, मतलब एओ को डायरेक्ट पावर नहीं है, या तो इंस्टीट्यूशन अंडर सेक्शन 10 वाले सीरीज में जो ऊपर बात करी थी, या ट्रस्ट के केस में कि डायरेक्ट एग्जाम्शन को डिसअलाउ कर दे। इंस्टीट्यूशन वाले केस में जिसका अप्रूवल कहाँ पे मिला है, सेक्शन 1021 1020B 23A 23B 23C में गवर्नमेंट का वहाँ पे नोटिफिकेशन का वेट करना पड़ेगा, और यहाँ पर दूसरे केस में या प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर का डायरेक्शन का वेट करना पड़ेगा यो को फॉर डिसअलाउइंग द एग्जाम्शन। अब आती है क्या बेस जजमेंट। बेस जजमेंट क्या होता है कि अगर एसएससी ने कोऑपरेट नहीं करा है किसमें, असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में, कि एओ ने नोटिस इशू की, एओ असेसिंग ऑफिसर क्या करता है, नोटिस इशू करते जा रहा है, हम उसका रिस्पॉन्स कर ही रहे हैं, हाँ मतलब एसएससी उसका रिस्पॉन्स कर ही नहीं रहा है, या आधा अधूरा मतलब पूरा रिस्पॉन्स नहीं फाइल नहीं कर रहा, या कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फाइल नहीं कर रहा, तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर को पावर को बेस जजमेंट फाइल करे, बेस जजमेंट ऑर्डर पास करे, मतलब हम इस एक्सपार्टे ऑर्डर भी बोलते हैं इसको, अंडर सेक्शन 144 में। इन केस ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ फॉर डिफॉल्ट एओ मेक an assessment to the best of his judgment or knowledge, failure to furnish return of income under section 139 subsection 1 and not files return of under section 139 subsection 4 or under section
139 subsection 5, failure to comply with notice under section 143 142 subsection 1, failure to comply with direction issued under section, क्या कर सकता है, स्पेशल ऑडिट की बात करते हैं यहाँ पर सेक्शन 142 सबसेक्शन 2A, और फेलियर टू कंप्लाई विथ नोटिस अंडर सेक्शन 142 2A में, मतलब यहाँ पर रिटर्न फाइल नहीं करता है, या जो क्वेश्चनर इशू हुआ है अंडर सेक्शन 142 अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 में, या स्पेशल उस क्वेश्चनर का रिप्लाई फाइल नहीं किया, या डिटेल फाइल नहीं की, बिल वाउचर फाइल नहीं किया, जो एज रिक्वायर बाय द AO, या दूसरा स्पेशल ऑडिट का डायरेक्शन दिया है वहाँ पे उसको फुलफिल नहीं, ऑडिट नहीं करवाया, या जो नोटिस इशू हुआ है इस ऑडिट के लिए असेसमेंट के लिए, जो ट्रिगर पॉइंट था हमारा, कौन सा ट्रिगर पॉइंट था अंडर सेक्शन 143(2) में, अगर वहाँ फुलफिल फेलियर कंप्लाई का नोटिस हुआ था, इस केस में 4 केस में वो क्या कर सकता है, अपना बेस्ट जजमेंट पास कर सकता है। 4 सेक्शन रिटर्न फाइल नहीं करा, रिटर्न फाइल नहीं किया है, या नोटिस का मतलब जो नोटिस क्वेश्चनर इशू हुआ है अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 में, उसका फुलफिल नहीं करा है उन्होंने, उसका रिस्पॉन्स फाइल नहीं करी है, या डायरेक्शन किया हुआ है, डायरेक्शन जो अंडर सेक्शन 142 2A में स्पेशल ऑडिट के लिए, देखिए अगर एसएससी ने स्पेशल ऑडिट नहीं करवाया है, या यह रिस्पॉन्स फाइल नहीं करी है, किस नोटिस के अगेंस्ट में, नोटिस अंडर सेक्शन 143 2 के अगेंस्ट में अगर रिस्पॉन्स फाइल नहीं करी है, तो क्या ये वो क्या कर सकता है, असेसिंग ऑफिसर बेस्ट जजमेंट फाइल कर सकता है, स्पार्टे ऑर्डर पास कर सकता है। अब इसमें कुछ सिचुएशन है, क्या है, बेस्ट जजमेंट कैन बी टेकन अप ओनली आफ्टर इशूइंग द सो कॉल्ड नोटिस गिवन एन अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड टू द एसएससी अंडर सेक्शन 44। क्या कर सकता है, एसएससी बेस्ट जजमेंट्स ऑर्डर पास करने से पहले एसएससी को सो कॉल्ड नोटिस इशू करेगा कि भाई इस नोटिस को आपने कंप्लाई नहीं किया है, आपने या तो आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है, या तो आपने स्पेशल ऑडिट नहीं करवाया है, या आपने जो नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) में अगर आपने इसका रिस्पॉन्स फाइल नहीं करा है, क्यों ना आपके ऑर्डर को मतलब जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग 144 में ऑर्डर पास नहीं कर दिया जाए, तो एओ क्या करेगा, एसएससी अगर नोटिस मिलता है उसका रिस्पॉन्स फाइल करेगा, ठीक है। उसके समय सो कॉल्ड नोटिस इशू करना मैंडेटरी है, किसके लिए बेस्ट जजमेंट के लिए। नो अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड गिवन इफ एसएससी फेल टू कंप्लाई विद नोटिस अंडर सेक्शन 142(1) अगर 140 सेक्शन अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 में क्या होता है, यहाँ पर यह क्वेश्चनियर इशू होता है। क्वेश्चनियर क्यों कौन इशू करता है, क्वेश्चनियर इशू करेगा एओ, उसमें डिटेल मांगता है, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 करके यहाँ पर क्वेश्चनियर इशू करता है और डिटेल स्पेसिफिक मांगता है। अगर क्वेश्चन का हमने रिस्पॉन्स नहीं करा तो उस केस में क्या कर सकता है, नोटिस एसओ का नोटिस नहीं दे सकता है, अगर 142 सबसेक्शन 1 का हमने कंप्लाई नहीं किया तो। नोट रिफंड कैन बी इशूड बाय एओ अंडर सेक्शन 144। यहाँ पर थोड़ा सा डाउटफुल है यहाँ पर, इसलिए कि अगर सपोज हमारा रिफंड बहुत था, अगर एडिशन करने के बाद भी हमारे टैक्स लायबिलिटी से हमारा क्या है, मतलब रिफंड हमारा टैक्स जो या टीडीएस जो कटा है, या हम जो सेल्फ टैक्स पे करिए अधिक पे करा है, तो उस केस में इशू तो करना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैं यहाँ डिसएग्री कर रहा हूँ। यहाँ पर असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(3) and under section 144 should be completed within 9 months from the end of the relevant assessment year। मतलब जिस साल असेसमेंट ईयर हमारा 22 फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के बाद 9 महीने के अंदर हमारा, मतलब नेक्स्ट टू असेसमेंट ईयर, जस्ट इमीडिएट फाइनेंशियल ईयर ऑफ द असेसमेंट ईयर, वो क्या होता है उसके 9 मंथ मतलब दिसंबर तक। सपोज हमारा यहाँ पर क्या है, हमारा असेसमेंट ऑर्डर कब तक पास कर सकता है, यहाँ पर ऑर्डर पास करने की बात करिए। असेसमेंट यहाँ पे हो गया, असेसमेंट फाइनेंशियल ईयर 22-23, ये फाइनेंशियल ईयर हो गया। इसका असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा, 23-24। असेसमेंट ईयर कब खत्म हो रहा है, 31/3/2024 को। तो असेसमेंट ऑर्डर कब तक पास हो सकता है, यहाँ पर क्या बोला है, विदिन 9 months within 9 from the end of the relevant assessment year, within 9 months from the end of the relevant assessment year। असेसमेंट ईयर कब खत्म हो रहा है, 31/3/2024 को। उसका विदिन 9 मंथ कितना हो गया, 31/12/2024 तक ऑर्डर पास होता है अंडर सेक्शन 143(3) में नॉर्मल कोर्स का जो असेसमेंट होता है, ठीक है। द बेस्ट
judgment assessment is done, AO determine the income of the based of his judgment. Judgment of the AO cannot be arbitrarily or has to be based on the some evidence and cannot be ad hoc disallowance. ये यहाँ पर जो प्रैक्टिकल अप्रोच देखेंगे, जो प्रैक्टिकल एक्सपर्ट ऑर्डर देखेंगे, यहाँ पर कहीं नहीं होता। मैक्सिमम बहुत सारे केस में जो ऑर्डर जो है आर्बिट्रेरली पास होता है, और यहाँ पे क्या होता है एड होक एडिशन भी होते हैं। बहुत सारे ऑर्डर देखेंगे यहाँ पे जो एक्ट में लिखा हुआ है कि बेस्ट जजमेंट जो होगा आर्बिट्रेरी नहीं होगा, तो जो मटेरियल और एविडेंसेस अवेलेबल हैं उसके बेस पे वो अपना बेस्ट जजमेंट करेगा। कोई भी उसमें आर्बिट्रेरी एडिशन नहीं होगा, ना तो एडहोक बेसिस पे। एडहोक बेसिस पे कि सर्टन एडहोक क्या होता है, एडहोक क्या होता है समझाता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर क्या करा है, कुछ खर्चे क्लेम करे हैं। सपोज मैंने कन्वेंस एक्सपेंसेस करोड़ में करा है, कन्वेंस एक्सपेंसेस हमने क्या क्लेम करा है, सपोज 10 लाख रुपए का। अब ये वो क्या करेगा, एडहोक क्या होता है, इसका 10%, 20% या 50% जो उसको उचित लगे डिसलाउ कर देगा। इसको बोलते हैं एडहोक डिसलाउंसेस। यहां बोलता है कि यहां पर बेस्ट जजमेंट में एडहोक डिसलाउंसेस नहीं होगा, मैक्सिमम केसेस में करते हैं एडहोक डिसलाउंस होता है। आर्बिट्रेरी डिसलाउंस मतलब आर्बिट्रेरी मींस कि एक्ट कुछ और बोल रहा है, हम कर कुछ और रहे हैं। आर्बिट्रेरी मींस बिना चेक करे जो मन में आया मैंने वो कर दिया। तो आर्बिट्रेरी भी आप देखेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, अगर बेस्ट जजमेंट ऑर्डर पास हुआ है तो मैक्सिमम केसेस में आर्बिट्रेरी ऑर्डर पास होते हैं, या तो एडहोक बेसिस पे डिसलाउंस होता है। ऐसा होना नहीं चाहिए, लॉ में नहीं बोलता, पर भी ऐसा होता है। अब क्या होता है यहाँ पर अब अंडर सेक्शन 144A की बात करते हैं। यहाँ पर जुरिडिक्शन पावर ऑफ ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर को, एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर को पावर है, क्या है कि एक ज्वाइंट कमिश्नर की ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग वो एसएससी को ऑफिसर को डायरेक्शन दे सकता है कि भाई डायरेक्शन खुद सुमोटो दे सकता है डायरेक्शन कि आप ये मतलब उसके फाइल को चेक करके कि आप ये एडिशन करो, ऐसे करो, या किस डायरेक्शन में चलना है, असेसमेंट कैसे करनी है, डायरेक्शन देता है। या तो एसएससी क्या करेगा, एप्लीकेशन देगा एओ को ज्वाइंट कमिश्नर के एडिशनल कमिश्नर को अंडर सेक्शन किस सेक्शन में, अंडर सेक्शन 144A में, कि उससे रिक्वेस्ट करेगा क्या कि आप डायरेक्शन दीजिए ईओ को कि वो सही से जो प्रोसीडिंग में सही नहीं कर रहा है उसको डायरेक्शन दीजिए कि ऐसे होना चाहिए। तो ईओ उसके एप्लीकेशन को कंसीडर करते हुए एसएससी के वो डायरेक्शन दे सकता है। या ईओ में रेफरेंस कर सकता है। ईओ रेफरेंस किसको कर सकता है, ज्वाइंट कमिश्नर है, एडिशनल कमिश्नर को अप्रोच कर सकता है कि भाई हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे करना है, आप डायरेक्शन दीजिए। उस केस में भी क्या है, ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर डायरेक्शन दे सकता है ईओ को। वही बात यहाँ पे क्या है, ये ज्वाइंट कमिश्नर में ऑन हिज ऑन मोशन और ऑन एप्लीकेशन ऑफ द एसएससी और ऑन रेफरेंस मेड बाय एओ कॉल्ड टू एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ एनी प्रोसीडिंग इन विच असेसमेंट इज पेंडिंग। ठीक है, जिस पेंडिंग है या तो ऑन मोशन में करेगा, या तो एसएससी के एप्लीकेशन के बेस पे डायरेक्शन दे सकता है, या ईओ जब रेफरेंस कर सकता है किसको रिक्वेस्ट कर सकता है ज्वाइंट कमिश्नर को, एडिशनल कमिश्नर को। उस केस में भी वो क्या कर सकता है, वो डायरेक्शन दे सकता है किसको, एओ को। इट इज नेसेसरी देन ज्वाइंट कमिश्नर में इशू डायरेक्शन फॉर गाइडेंस ऑफ द एओ टू इनेबल हिम कंप्लीट द असेसमेंट। डायरेक्शन शेल बी बाइंडिंग ऑन एओ। डायरेक्शन असेसिंग ऑफिसर पे बाइंडिंग होगा। एओ कौन हो जाएगा, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या इनकम टैक्स ऑफिसर। ये डायरेक्शन किसके डायरेक्शन बाइंडिंग है, जुडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर के डायरेक्शन से बाइंडिंग है। किस सेक्शन में, अंडर सेक्शन 144A में। अब बात क्या आती है कि डायरेक्शन इज प्रेजुडिशियल टू द एसएससी कैन बी इशूड ओनली आफ्टर अ गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड। अगर डायरेक्शन क्या है एसएससी के अगेंस्ट में है तो उससे पहले क्या करेगा, एसएससी को एक शो काउज दिया जाएगा कि आपके केस में हम डायरेक्शन क्यों ना दिया जाए, अंडर सेक्शन 244A में डायरेक्शन क्यों ना दिया जाए एओ को फॉर असेसमेंट प्रोसीडिंग्स, अगर वो प्री जुडिशियल मतलब एसएससी के अगेंस्ट में हो। नो अपील कैन बी फाइल अगेंस्ट द डायरेक्शन, अपील कैन बी फाइल अगेंस्ट द असेसमेंट ऑर्डर। ये डायरेक्शन के अगेंस्ट जो ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर के डायरेक्शन के अगेंस्ट, डायरेक्शन अंडर सेक्शन 144A के अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं, अपील फाइल नहीं कर सकते हैं। अपील फाइल नहीं कर सकते हैं। अपील फाइल हम कब करेंगे, असेसमेंट ऑर्डर पास होने के बाद हम अंडर सेक्शन 143(3) में
हम क्या करेंगे, इस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल करेंगे। तो अपील वाला सेक्शन हम आगे पढ़ेंगे। आई होप आपका टॉपिक आप समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।